भी कहती है कि हमारी आज एंगेजमेंट पार्टी है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो शिनची कहती है कि तुम्हें जल्दी है, कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम सितार नहीं बजा पाओगी। आफ्टर ऑल तुम्हारा ये जो प्रिंस चार्मिंग है वो अपनी सिंड्रेला के प्यार में जो पड़ गया है उसी सितार का म्यूजिक सुन के, तो हम भी तो सुनना चाहते हैं कि ऐसा तो आपने क्या खास म्यूजिक बजाया कि आपके लिए उसने गू फैमिली की यंग डॉटर को छोड़ दिया और एक नौकरानी के साथ रहने के लिए तैयार हो गया। तो वे कहती है कि अभी हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पर बाकी सारे मेंबर भी उनकी बात पे अग्री होते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमें भी उनका सितार सुनना है, कि यदि वो इतना अच्छा बजाती है तो सुनने में क्या दिक्कत है। तो मोहन कहता है कि तुम विवेक को परेशान मत करो, चाहे वो सितार बजा पाए या ना बजा पाए, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पर शिंजी कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि जो सितार तुमने सुना है वो वेवे ने बजाया था। तो मोहन याद करता है, पर वो लड़की के फेस पे तो मास्क लगा हुआ होता है। तो मोहन कहता है कि ठीक है, सब लोग बात कर रहे हैं तो क्यों ना तुम एक बार सितार बजा के इनको दिखा दो, ताकि सबकी बोलती बंद हो जाए और ये भी हमारी एंगेजमेंट पार्टी खराब नहीं करेगी। तो फिर ना चाहते हुए भी विवेक को सितार बजाने जाना पड़ता है। तो जब वो सितार बजाती है तो वो इतना ज़्यादा बेकार होता है। तो एक पर्सन कहता है कि इससे अच्छा तो मेरा 3 साल का बेटा अच्छा सितार बजा लेता है। तो सब बातें करते हैं कि क्या इतना बेकार म्यूजिक सुन के मोहन को इसे पहली नज़र में प्यार हुआ था। तो सेसिन कहती है कि सितार बजाने के लिए भी एक टेक्निक होती है, हाई बीट का ध्यान रखना पड़ता है, लो बीट का ध्यान रखना पड़ता है, और उसकी मेथड थोड़ी सी बताती है। तो लिहाओ कहता है, तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा सितार बजाना आता हो। हम इतने साल तुम्हारे साथ रहे हैं पर कभी तुम्हें सितार बजाते हुए नहीं देखा, और तुम वेवे को बुली कर रही हो। यदि तुम्हें इतना ही ज़्यादा नॉलेज है तो क्यों ना तुम खुद ऊपर जाकर सितार बजाओ। और बाकी लोग भी उस पर अग्री कर देते हैं। तो वो भी हाँ कहती है और कहती है कि ठीक है, अच्छे से सुनना, कहीं जो सितार तुमने सुना वो ये तो नहीं था। और भी वो ऊपर बजाने चली जाती है। तो वहाँ पर वे कहती है कि या तुम मेरी शादी खराब करना चाहती हो। तो शिजन कहती है, तुम्हें नहीं पता कि कैसे तुमने प्रिटेंड किया कि तुमने सितार बजाया। अब जो फियांसे मुझसे चुराया था सबको सच पता चलना चाहिए। और उसे सितार लेकर बजाना चालू करती है। वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बजाती है। तो मोहन को याद आकर, तो वही धुन है जो मैंने वेलकम पार्टी पर सुनी थी। यानी कि सितार बजाने वाली लड़की कोई दूसरी नहीं पर शेंशी थी। यानी कि जिसे मैं अपनी दो लाइफ में प्यार करता था वो वेवे नहीं पर शेंशी थी। फिर शेंशी नीचे आती है और कहती है कि तुम्हें मेरा वेडिंग गिफ्ट कैसा लगा। कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो शेंशी कहती है कि यदि मैं बताती तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करते। वो कहती है कि मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट करती थी, उसके बाद भी तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते थे। पर अब मुझे सब समझ में आ गया, प्रॉब्लम मुझ में नहीं पर तुम में है, तुम्हारा ईगो, क्योंकि तुम्हें गू फैमिली ने अडॉप्ट किया था। और तुम्हारा ईगो ही था जो तुम्हें मेरे सामने इन्फीरियर बना रहा था, इसीलिए तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर पाए। तो वो कहता है कि तुम सच कह रहे हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार नहीं किया, क्योंकि मैं गू फैमिली का रेज किया हुआ अडॉप्टेड कुत्ता था जिसको सिर्फ तुम्हारे लिए पाला गया था। पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो लड़की हो जिसकी वजह से मुझे पहली बार प्यार का एहसास हुआ। तो हम दोबारा साथ रह सकते हैं और इस बार मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। तो वो कहती है कि तुम भूल गए क्या मेरी शादी हो चुकी है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम डिवोर्स ले लेना। तो वो उसे याद दिलाती है कि जब तुमने मुझसे आर्टिफिशियल हार्ट मांगा था तब मैंने तुम्हारे सामने एक प्रॉमिस लिया था कि मेरा फियांसे जो भी हो उससे तुम अपने शब्दों से पलट नहीं सकते। पर वो तो उससे प्लीड ही करता रहता है, पर वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। बाद में मोहन जब घर पर आकर बुक्स खोल कर देखता है तो उसमें शिनजे का फोटो होता है। उसे याद आता है कि जब वो छोटे थे तब शिनजे ने उसे ये बॉक्स देकर कहा था कि 10 साल के बाद इसे ओपन करना। जब वो ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है, जब हम दोनों 20 साल के हो जाएंगे तब तुम मुझसे शादी करोगे। तो मोहन को बहुत रोना आता है। वो सोचता है कि पिछली लाइफ में तो शिनशी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि पूरी ज़िंदगी मेरे लिए वीडियो बन के रही थी। तो मैं इस बार शिनशी को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और उसे फ़ोन करता है और मैसेज करता है। बाद में जब वो घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर वेवे खड़ी होती है। वो उसके पास जाती है, कहती है कि तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुमने जानबूझकर प्रिटेंड किया कि तुमने सितार बजाया है। तो वो कहती है कि क्या सिर्फ तुम मुझे सितार के लिए प्यार करते थे, क्या हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब झूठ था। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने शिमसे से उसका आर्टिफिशियल हार्ट लिया था, तो कल हॉस्पिटल आकर उसे उसका हार्ट वापस दे देना। तो वो कहती है कि इसके बिना मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी वजह से तो मैं सीढ़ियों से गिरी थी। तो वो उसे कुछ भी जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगता है। तो वेवे को गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हें अभी सच पता चले पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, पर एक्चुअल में तुम पहले से ही सेंस से प्यार करते थे। जब से तुम्हें पता चला है कि शंजी ने अपनी गाइडेंस से कर दी तब से तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझता और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर शंशी फ़ोन पर मोहन के मैसेज पढ़ रही होती है तो वो उसे ब्लॉक करने जाती है, पर कुछ देर के बाद ब्लॉक करती है। तो पीछे से डेंग ये सब देख रहा था। वो कहता है कि यदि अभी तुम्हें मोहन के साथ जाना है तो जा सकती हो। वो कहती है कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है ताकि वो मुझे आगे से ऐसे मैसेज ना भेज सके। तो वो कहता है कि तो फिर ब्लॉक करने में
इतना टाइम क्यों लगाया, 10 सेकंड लगा ही तुमने। तो वो कहती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तो वो अपना मुंह घुमा लेता है। वो कहती है कि जब भी तुम जेलस होते हो तुम्हारा कान रेड हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। जब वो फ़ोन उठाती है तो एक पर्सन कहता है कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है, इसलिए घर के बाहर आओ। जब वो घर के बाहर जाती है तो पीछे से कोई उस पे अटैक कर देता है। वहीं पर डैंग कहता है कि 20 मिनट हो गए, अभी तक शी वापस क्यों नहीं आई। तभी उसकी मेड आके कहती है कि मिस का फ़ोन बाहर गेट के पास पड़ा था। वो अपने सेक्रेटरी से फ़ोन करके कहता है कि पूरी सिटी को छान मारो कि शेंशी को कौन ले गया है। वहीं पर मोहन को भी किसी का फ़ोन आता है कि विलियम होटल पर मैंने शेंशी को किसी आदमी के साथ देखा। तो वो उसे लोकेशन मंगवाता है और वो भी वापस जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि शेंशी बेहोश पड़ी होती है और एक आदमी उसे किडनैप करके लाया था, क्योंकि वे ने ही उसे भेजा था ताकि वो शेंशी से अपना बदला ले सके। वो उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो शेंशी कहती है कि क्या तुम्हें अगले दिन जिंदा नहीं रहना, यदि ग्रू फैमिली को पता चलेगा तो तुम कल का सूरज भी नहीं देख पाओगे। तो फिर भी वो उससे ज़बरदस्ती करने लगता है और नशा पिलाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डेंग आ जाता है और शेंशी की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसकी खाल उधेड़ दो। वो शेंशी को उठा के हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर तभी वहाँ पर मोहन भी आता है। तब तक तो शेंशी को ऑलरेडी बचा लिया था और वो गुंडे को थोड़ा और पीटता है। बाद में हम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोहन हॉस्पिटल आता है। वो शेंशी के बारे में पूछता है तो डेंग कहता है कि मेरी वाइफ का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी नर्स आके कहती है कि फैमिली मेम्बर आके मिल सकते हैं। तो डेंग और मोहन दोनों जाते हैं और दोनों ही अपना हाथ ऑफर करते हैं, पर शेंशी डेंग का हाथ पकड़ती है। वो मोहन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर ये नाराजगी की वजह से तुम्हें अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहिए, वो भी इस डेंग जैसे आदमी के साथ रह के। तुम्हें इसे डिवोर्स दे देना चाहिए। तो डेंग कहता है कि मेरे साथ रह के वो हमेशा खुशी रहेगी और ये सब तुम डिसाइड नहीं करोगे कि वो डिवोर्स देगी कि नहीं। यदि उसे डिवोर्स देना होगा तो मैं तुरंत साइन कर दूंगा। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डिवोर्स लेना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं कभी तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी। तो उसे प्यार से कहता है कि तुम्हारी रिकवरी के लिए मैंने कुछ मेडिसिन लेने जाना है। और हाँ, मैंने हमारा वेडिंग रूम भी अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे घर जाना है। फिर लास्ट टाइम तुमने जो मेरे लिए डिश बनाई थी मुझे बहुत पसंद आई थी, क्या तुम मेरे लिए वो बनाओगे। तो वो कहता है कि हाँ, ज़रूर बनाऊंगा। और वो वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। तो मोहन कहता है कि तुमने क्या मुझे डेड समझ के रखा है, तुम मेरे सामने उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो। तो वो कहती है क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से 2 शब्द भी ना बोलूँ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम चले जाओ यहाँ से। और उससे कहती है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। तो उसे जाना पड़ता है। बाद में सीजन ठीक हो जाती है तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है। तो वो डेंग के साथ जा रही होती है। तो मोहन कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी, वो भी डेंग के लिए। तो वो कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, आउटसाइडर तुम हो। और फिर वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर सेवन भी बातें करते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि मिस डेंग को अपना फियांसे चूज करेगी। सबको तो यही लग रहा था कि मोहन ही मिस का हस्बैंड बनेगा, पर एक्चुअल में मोहन कभी यंग मिस के लायक था ही नहीं। डेंग कितना हमारी मिस का ध्यान रखता है, एक्चुअल में तो डेंग ही सबसे ज़्यादा सूटेबल हस्बैंड है उनके लिए। तभी वहाँ पर डेंग और शेंसी आती है। डेंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बेडरूम सजाया है। तो उसे वहाँ पे लेके जाता है और उसकी आंखों से पट्टी हटाता है। तो वो देखती है कि बेडरूम में सारी उसकी फेवरेट चीज़ रखी हुई होती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी सारी पसंदीदा चीज़ कैसे पता है, क्या तुम्हें मुझ पे क्रश है। तो वो कहता है कि हम बचपन से साथ ही तो रहते हैं, इसलिए मुझे पता है। वो सोचती है कि पिछली लाइफ में तो मैंने पूरा वेडिंग रूम सजाया था और मोहन एक बार भी देखने नहीं आया था। पिछली लाइफ में मैंने मोहन के चक्कर में, जो मुझे इतनी ज़्यादा केयर करता था, मैंने उसको ही इग्नोर किया। शायद भगवान ने मुझे दूसरा मौका इसलिए दिया है ताकि मैं पुरानी गलतियों को सुधार सकूं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद आई। तो वो कहती है हाँ, पर वो कहती है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है और मुझे ये भी याद है कि ऑक्शन में भी तुमने काफ़ी सारा पैसा यूज़ किया था, तो तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो वो कहता है कि तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारा हस्बैंड पैसा बनाना जानता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। तो वो कहता है कि बस मेरे इतने बोलने से तुमने मुझ पर विश्वास भी कर लिया। तो वो याद करती है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में शादी के 3 साल बाद डेंग चीन का सबसे ज़्यादा रिच मैन बन गया था। प्ले बॉय तो सिर्फ उसकी इमेज थी, पर एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। वो कहता है कि मेरी कुछ कंडीशंस है कि सारे घर के काम मैं करूँगा और तुम्हें सिर्फ खुश रहना है। और वो उसे किस करने जाता है, पर तभी उसे फ़ोन आता है। वो कहती है फ़ोन उठा लो, शायद काम होगा। जब वो फ़ोन उठाता है तो उसकी मॉम उसे फ़ोन पर बता दिया कि तुम तो मेरी डॉटर इन लोग को मुझसे मिलने के लिए नहीं ला रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर खुद घर के नीचे आके खड़ी हूँ। तो वो शौक हो, वहीं उसकी मॉम तो बहुत सारे गिफ्ट लेकर उसके घर के अंदर जाने वाली होती है, पर डेंग वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। वो कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए 5 साल तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखे हो, अब वो फाइनली मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है, तो क्या मैं उसे विजिट भी नहीं कर सकती। और वो कहती है कि डॉटर इन लॉ मैं आ रही हूँ और उसे मिलने चाहती है, पर डेंग उसे रोक देता है। वो कहता है मैंने 5 साल तक अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है, इसीलिए मुझे दादाजी से और शिंची से माफ़ी मांगनी है और मैं अच्छा मौका देखकर पहले मैं अपनी सच्चाई बताऊंगा। यदि हम जल्दी करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी मॉम सोचती है कि हाँ, कोई गलती नहीं कर सकते। तो वो कहती है कि ये सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट मैंने मेरी डॉटर इन लोगों के लिए लाए हैं, पर ये वाइन मुझे पता है तुम और शिंची ड्रिंक नहीं करते, तो ये दादाजी के लिए है और ये 100 मिलियन की है, तो तुम पर्सनली उन्हें ये दे देना। तो वो कहता है कि ठीक है, आज से 3 दिन के बाद वैसे भी दादाजी का बर्थडे है, तो मैं उनको ये पर्सनली गिफ्ट करूंगा। उसकी मॉम कहती है कि आज से 3 दिन के बाद हम भी वहाँ पर
आएंगे और गू फैमिली ने तुमको रेस किया है और इतनी अच्छी डॉटर इन लो दी है, इसलिए डोरी जितना दी है उससे 10 गुना हम देंगे। और दोनों को बात करते हुए ली हाओ और मोहन देख लेते हैं। डेंग की मोम कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी के बाद खुश रहो। तो वो दोनों इमोशनल होकर हक करते हैं। तो ली हाओ सोचता है कि डेंग तो कैसा इंसान है, सीजन के होने के बाद भी दूसरी वुमन के साथ ऐसे इतने क्लोज हो रहा है। तो मोहन कहता है कि लड़की को दिक्कत लगता है कि ये 30 से 40 साल की है और काफ़ी रिच कपड़े भी पहने हैं और बॉडीगार्ड भी है। और उस दिन ऑक्शन में भी तो डेंग ने कितने सारे पैसे सितार खरीदने में लगाए थे, यानी कि डेंग को ये रिच लेडी ने रखा हुआ है और शायद ये उसकी शुगर मम्मी है। और उसके फोटोज क्लिक कर लेता है, कहता है कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो लिहाओ कहता है कि मैं अभी सीजन को फ़ोन करके बताता हूँ, पर मोहन उसे रोक के कहता है कि अभी नहीं फ़ोन करना, वैसे भी वो हम पे भरोसा नहीं करेगी। इसलिए 3 दिन के बाद दादाजी का बर्थडे आ रहा है, तो सबके सामने डेंगशी का असली चेहरा हम सबके सामने लाएंगे। और कहता है कि वैसे भी शेंसी तुमसे इतने सालों से प्यार करती थी और उस टाइम तुम बेबी के साथ थे, इसलिए मजबूरी में उसने डेंग से शादी करनी पड़ी। पर अब डेंशी की रियलिटी उसे पता चलेगी तो शायद वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो वो कहता है कि तुम्हारी रेपुटेशन को मैं कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं ही सेंसे के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। बाद में हम देखते एक पर्सन आकर वो वाइन को डेंशी को देता है। वो कहता है कि हम जल्दी में थे इसलिए गिफ्ट रैप में करना भूल गए, इसीलिए पॉलीथीन बैग में लेके आए हैं। तो डेंग कहता है कि दादाजी और शेंसे को पैकेजिंग से कोई लेना देना नहीं है। अंदर जाते हैं तो उसकी मेड कहती है कि सारे गिफ्ट मोहन ने भिजवाए, मैं उसे फेंकने वाली थी, पर वो कह रहा था कि ये सारे गिफ्ट वो दादाजी के लिए लाया था, इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो वो कहती है कि रहने दो। तभी मेड की नज़र जाती है डेंग के हाथ पे। तो वो सोचती है कि मैंने सुना है कि मिस के लिए ऑक्शन में उन्होंने अपनी सारी सेविंग लगा दी थी, शायद इसीलिए अभी इनके पास पैसे नहीं है कि वो अच्छा गिफ्ट ला सके। तभी वहाँ पर लिहाव भी आता है, कहता है कि देखो मोहन ने कितने सारे अच्छे गिफ्ट भेजे हैं, पर तुम उनके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो, एक फेक वाइन। तो शेंजी कहती है कि तुम मेरे घर पर रहकर मेरे हस्बैंड की इंसल्ट कर रहे हो। तो मोहन कहता है कि ये दादाजी का बर्थडे है और इतनी चीप वाइन लेकर आया है, क्या ये तुम्हारे फेस पे स्नैप नहीं है। तभी वहाँ पर दादाजी आते हैं। वो कहते हैं कि क्या शोर मचा रखा है। तो लियाओ कहता है कि देखो दादाजी, डेंगजी आपके लिए चीप वाइन लेकर आया है और मोहन कितने सारे गिफ्ट लेकर आया है। तो दादाजी कहता है कि मोहन तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा और गो फैमिली का आप कोई लेना देना नहीं है। मोहन कहता है कि मैं जानता हूँ, फिर भी आपने मुझे पाला है तो आपके बर्थडे पे गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। वहीं डेंगशी दादाजी को वाइन देता है, कहता है ये स्पेशल साउथ माउंटेन में बनाई जाती है। तो दादाजी खुश होकर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस तरीके की वाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। कहती है ये वाइन सबको बांटो, आज हम इसे पियेंगे। तो लियाओ कहता है कि दादाजी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मोहन आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आया है और आप डेंगसी की गिफ्ट को ले रहे हो, आप ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हो। दादाजी कहता है कि क्या हुआ, डेंगसी मेरा ग्रैंडसन इन लॉ है और जिससे मैंने इतने सालों तक पाला, उसने मेरी ही बेटी का दिल दुखाया। तो मोहन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे हर्ट हो। तो लिहाओ कहता है कि दादाजी आपको शायद पता नहीं है कि मोहन ने वो फैमिली के साथ एक डील साइन की है और 3 साल में तो वो आप जितने रिच हो जाएंगे, इसलिए आप अभी सोच लो कि शेंजा की शादी आप किससे करना चाहते हो। तो डेंगशी कहता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही किया है, इतना ज़्यादा उठने की क्या ज़रूरत है। तो लियाओ कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या ही पता। तो दादाजी को फ़ोन आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सेंसी पूछती है कि क्या हुआ। तो दादाजी कहते हैं कि मिसेस गो ने डोरी के गिफ्ट भेजे हैं। तो शेंशी कहती है कि शायद आपको सुनने में गलती हुई है, डोरी के गिफ्ट कैसे हो सकते हैं, बर्थडे के गिफ्ट होंगे। तो डेंग कहता है कि नहीं, उन्होंने सही सुना है, मेरी तरफ से ही गो फैमिली को ये गिफ्ट भेजे गए हैं। तो वहाँ पर लिहाव और बाकी उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम्हारे लिए वो गिफ्ट क्यों ही भेजेंगे, ज़रूर मोहन की वजह से गिफ्ट भेजा होगा, क्योंकि मोहन ने उनकी बिजनेस संभालने में मदद की है, इसीलिए उन्होंने ये सारे गिफ्ट भेजे होंगे। तो मोहन भी कहता है कि हाँ, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े डील क्रैक किए हैं, इसलिए मेरे लिए ही गिफ्ट भेजे हैं। तभी मेड आके बताती है कि सारे गिफ्ट जो भेजे वो आ गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे गिफ्ट्स होते हैं और वो फैमिली के 20% शेयर शीशन के नाम कर दिए होते हैं। शीशन कहती है कि क्या उन्हें कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि वो मुझे 20% शेयर क्यों ही देंगे, क्योंकि वो 100 बिलियंस के होते हैं। तो डेंग कहता है कि कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि क्या कहना चाहते हो, क्या तुम वो फैमिली के हायर हो। तो वो कहता है कि यदि मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम विश्वास करोगे। तो मोहन जो उसकी मोम के साथ फ़ोटो खींची थी वो सबको बता के कहता है कि डेंगसी के पास जो भी पैसे हैं ये शुगर मम्मी से आते हैं और शेंशी के होने के बाद भी ये दूसरी वुमन के साथ चीटिंग कर रहा है। तो शेंशी कहती है कि क्या तुमने मुझे चीट किया। वो कहता है नहीं। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम इस वुमन को जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं इस वुमन को जानता हूँ और मैंने चीटिंग नहीं किया और मैं इस वुमन को इधर बुलाऊंगा भी। तभी उसकी मॉम की वहाँ पर एंट्री होती है। वो सबको बताती है कि वो फैमिली का हायर है और फिर वो मोहन को देखकर कहती है कि क्या तुम वही हो, तेरी डॉटर इन लोग को छोड़ दिया था। तो वो गलती से हाँ बोल जाता है। वो दादाजी से कहती है कि कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इन तीनों को बाहर फिकवा दूँ। तो वो हाँ कहते हैं, तो वो सारे लोगों को बाहर फिकवा दिया जाता है। बाद में हम
देखते हैं कि शंजय पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम बो फैमिली के हायर हो। तो वो कहता है कि मुझे चांस ही नहीं मिला बताने का, क्योंकि मुझे लगा तुम वहां से शादी कर लोगी। फिर मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी के बाद ये शहर छोड़ के मैं बेजिंग चला जाऊंगा। वो याद करती है कि पिछली लाइफ में भी शादी के बाद वो वापस कभी नहीं आया था। वो कहती है हाँ, फिर तुम वहाँ पर सेटल हो जाना चाहते थे और यहाँ पर कभी वापस नहीं आना चाहते थे। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो डेंशी कहती है कि अब तुम बो फैमिली के प्रिंस हो और मैं गो फैमिली की यंग मिस, हमारे बीच में काफ़ी डिफरेंस है। पहले मैंने तुम्हें चूज़ किया था, अब मैं तुम्हें चूज़ करने का मौका देती हूँ। क्या तुम मुझे चूज़ करना चाहते हो? तुम चाहो तो मुझे रिजेक्ट कर सकते हो। तो वो उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर मोहन आता है। वो कहता है कि मैं 5 मिनट शीशन से बात करना चाहता हूँ। तो वो हाँ कहती है। वो कहता है कि जब तुमने हॉस्पिटल में मेरा हाथ नहीं थामा था तभी मैं समझ गया था कि हमारे बीच में जो कुछ भी है वो सब खत्म हो चुका है, पर फिर भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। पर आज जब डेंग की आइडेंटिटी पता चली तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती हो, इसलिए मैं तुम्हें फ्री करता हूँ और तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। तो वो उसे थैंक यू कहती है। बाद में मोहन वहाँ से चला जाता है तो वो उसे एक मैसेज ड्रॉप करती है जिसमें लिखा होता है कि मैंने पिछले लाइफ की कुछ गलती सुधारी और अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मूव ऑन करके खुश रहो। तो वो समझ जाता है कि सीजन का रिबर्न हुआ है और उसे सब कुछ याद था, इसीलिए तो इस बार उसने उसे चूज़ नहीं किया, क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन थी। बाद में हमें कुछ टाइम के बाद सीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीजन बुक अरेंज कर रही होती है तो गलती से फाइल एक हाथ में आ जाती है जिसके अंदर मिस्टर जेड लिखा होता है। वो याद करती है कि पिछले लाइफ में भी मिस्टर जेड ने सितार खरीदा था। तो उसे डाउट होता है कि कहीं ये मिस्टर जेड डेंग तो नहीं, इसीलिए वो ऑप्शन का नंबर डायल करके कहती है मिस्टर जेड से मुझे मिलना है, तो क्या आप मेरी मीटिंग अरेंज करवा सकती हो। और उसका नाम पूछती है। वो सोचती है कि पिछली लाइफ में भी तुमने मेरी मॉम की चीज़ों को संभालने के लिए उसे खरीद दिया, तुम पिछली लाइफ में भी मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते थे। और उन्हें एक जगह पर आने के लिए इनवाइट करती है। तो जब वो वहाँ पे मिलने जाती है, फ़ोन लगाती है तो डेंग वहाँ पर आया होता है। तो वो उसे देखकर वो कहती है कि मिस्टर यंग, मिस्टर बो, डेंगशी या फिर मिस्टर जेड, तुम कितने झूठे हो। वो कहता है कि इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है। वो कहती है कि मुझे हमेशा से ही तुम बचपन से प्रोटेक्ट करते आए हो, हमेशा मेरी केयर करते थे, उसके बाद भी तुम कभी एडमिट नहीं करते कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो कहता है कि तुम हमेशा बचपन से मोहन को पसंद करती थी, इसलिए यदि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता तो तुम मुझे कैसे नोटिस करती। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वैसे तो हमारी शादी कल है ही, पर मैं तुम्हें फिर भी प्रपोज करना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो हाँ कहती है और फिर वो दोनों हक कर लेते हैं और यहाँ पे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, और यदि आप चैनल पे नए आए हो तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस मिलते रहे। तो मिलते हैं एक